हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक फाइनेंस। आज पढ़ेंगे अपन पब्लिक फाइनेंस क्या होता है और एकदम उसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? तो सबसे पहले वो लोग इसको हिंदी में बोलते हैं लोक राजस्व। और लोक राजस्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन से? होता है सार्वजनिक आय और एक होता है सार्वजनिक व्यय। जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसको दो तरीके से कमाती है सरकार और दो तरीके से खर्च करती है। कमाती किस तरीके से? और इसको बोलते हैं, जो कमाती है सरकार उसको बोलते हैं राजा सार्वजनिक आय, और जो खर्च करती है उसको बोलते हैं सार्वजनिक व्यय यानी रेवेन्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको सार्वजनिक आय और ये पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इनकम और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। राजस्व भी होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इसको आय को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और जो खर्चा होता है ना, व्यय, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से होता है और इनकम भी दो तरीके से होती है। ठीक है, एक होती है राजस्व जिसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और होता है कैपिटल रिसिप्ट जिसको बोलते हैं पूंजीगत आय, और एक होती है राजस्व। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो सरकार क्या है, लौटाती नहीं है। जैसे क्या रेलवे में जितना प्रॉफिट हुआ है, क्या उसकी गवर्नमेंट की क्या आय है, और जितना उसने टैक्स कलेक्शन किया, फीस एग्जाम फीस वगैरह लिए, क्या है उसका राजस्व आय है। और और जो पूंजीगत आय क्या होती है, यानी दो तरीके से कमाती थी, राजस्व आय और पूंजीगत आय, जिसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इसको लौटाना पड़ता है। ये भी तो सरकार का ही पैसा है जो बैंकों में रखा है, LIC वगैरह, ये सब गवर्नमेंट का पैसा है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है? लौटाना पड़ता है। तो ये इसका सोर्स ऑफ इनकम हो गया कि नहीं हो गया? एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से करती है रेवेन्यू, इसको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। एक होता है राजस्व आय, तो राजस्व व्यय हो गया, और पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं हम। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक बार खर्च कर दिए, जैसे साइकिल उसने बांटी तो वो क्या है, खर्च कर दिया। ठीक है, एक बार खर्च करते हैं। और जिसमें पूंजीगत, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको धीरे धीरे खर्च करते हैं। इसमें बहुत मोटा पैसा लगता है, जैसे पुल वगैरह, जैसे निर्माण के कार्य होते हैं, सड़क बनाना, पुल वगैरह, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो किस में आता है? पूंजीगत व्यय में आता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? थोड़ा मतलब स्कीम्स वगैरह निकालना, साइकिल बांटना, और जो किसान सम्मान योजना है उसका पैसा बांटना, ये सभी किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर अगर अपने दो एक तरह किससे कमाया था? सार्वजनिक है, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, और एक होता है एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, यानी एक्सपेंडिचर, अगर अपन अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया और इनकम कम हुई, तो अपन को क्या लग जाएगा? घाटा लग जाएगा। इसको सार्वजनिक घाटा बोलते हैं। सार्वजनिक व्यय में से सार्वजनिक आय को घटा दिया जाए तो क्या, खर्चा अगर ज़्यादा हो गया, आय कम है, तो घाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस घाटे को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजस्व, देखिए एक हो गया सार्वजनिक आय और सार्वजनिक घाटा। अब सार सार्वजनिक आय के बारे में पढ़ लिए, सार्वजनिक व्यय के बारे में पढ़ लिए, और सार्वजनिक घाटे के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं राजस्व घाटा, यानी जो राजस्व, अपन ने राजस्व आय और राजस्व व्यय करेंगे। अगर राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा देंगे तो क्या हो गया? सीधा सीधा राजस्व घाटा हो गया। अगर पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत आय को घटा दी तो पूंजीगत घाटा हो गया। अब सार्वजनिक, देखिए पूंजीगत आय और पूंजीगत घाटा, सार्वजनिक घाटा हमने पढ़ लिया। सार्वजनिक आय में से अगर सार्वजनिक व्यय घटा दिया, सार्वजनिक व्यय में से सार्वजनिक आय घटा दी, तो ये कौन सा हो गया? सार्वजनिक घाटा। अब होता है एक राजकोषीय घाटा और एक होता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा को अपन आसानी से समझ लेते हैं। राजकोषीय जिसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, और इसको प्राइमरी डेफिसिट को प्राथमिक घाटा बोलते हैं। ये दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये अपन को ये आसानी से समझ आ। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इसमें से कुल व्यय, कुल व्यय मतलब सार्वजनिक खर्चा। सार्वजनिक खर्चा ही होता है। अगर सार्वजनिक खर्चा में से हम क्या घटा दें? सार्वजनिक आय को नहीं घटाते हैं,
अगर सार्वजनिक आय को घटा देंगे तो सार्वजनिक घाटा हो जाएगा। अगर अपन सार्वजनिक घाटा को ना घटाकर गैर देयता आय घटा दें, गैर देयता आय यानी गैर देयता यानी राजस्व आय प्लस विनिवेश, यानी अपन ने गैर देयता आय जो कि अपन को क्या करनी ना पड़े, लौटानी ना पड़े, है कि नहीं। राजस्व आय अपन को लौटानी नहीं पड़ती है, विनिवेश अपन को लौटाना नहीं पड़ता है। जो लौटाई ना जाए यानी पूंजीगत आय को छोड़कर, सॉरी पूंजीगत, हाँ पूंजीगत आय को छोड़कर जो भी आय है अपनी, अगर उसको अपन राजस्व व्यय कुल व्यय में से यानी सार्वजनिक व्यय में से घटा दें, किसको, जो अपन को क्या राजस्व आय प्लस विनिवेश प्लस राजस्व आय को ही घटा दें ओनली, विनिवेश लोन वगैरह हैं जो कि उस पहले उसके लिए तो राजस्व आय को अगर घटा दें, इसको गैर देयता है बोलते हैं, अगर उसको घटा दें तो क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा बोलेंगे। ठीक है, प्राथमिक घाटा होता है। अगर राजकोषीय घाटा, अपना राजकोषीय घाटा निकल गया, राजकोषीय घाटा में घाटा कितना हो रहा है अपन को, ठीक है, यानी खुद का पैसा कितना, कुल आया कितना अपने पास, कैपिटल एक्स सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद का सरकार का ही तो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सरकार का ही हुआ है तो भाई उसको तो वही तो है गैर देयता, यानी जो देना ना पड़े उसको ही घटा दे, सिंपल सी बात है, राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। प्राथमिक घाटा कैसा, राजकोषीय घाटा तो लग ही रहा है, अगर पुरानी सरकार का ब्याज भी दे रही है उसको हटा दें तो प्राथमिक घाटा लगता है, इसमें तो प्राथमिक घाटा भी जुड़ गया है कि नहीं। कुल व्यय यानी खर्चे देने में गया कि नहीं गया, अगर उसको भी घटा दें पुरानी सरकार के प्राथमिक घाटा हमारा सबसे कम होगा, राजकोषीय घाटा तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि उसको पुरानी व्यय भी तो करना है, लोन वगैरह चुकाना है। ठीक है, तो अपन को आसानी से समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं मनी, देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ मनी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मनी, देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ मनी। फर्स्ट इज द M1 मनी, नगद पैसा यानी जनता का बैंक, जनता नगद पैसा यानी टोटल RBI का धन प्लस नगद पैसा जो जनता का है, जनता के पास जो नगद पैसा है वो, बैंक में जो मांग जमा है वो, और RBI धन का, इसमें M1 में इसको क्या रखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा आता है M1 में, नगद पैसा आता है जनता के पास, RBI के यानी जो नगद नगद चीजें यानी जो अभी फटाफट जाएगी उसका M1 में आता है। M2 में क्या आता है, M1 का तो पैसा आता ही आता है पूरा, जो नगद पैसा है वो तो आता ही आता है, प्लस डाक घर का बचत जमा यानी सेविंग अकाउंट का पैसा, बचत जमा। ठीक है, सेविंग अकाउंट का पैसा, मांग जमा वही होता है सेविंग, और बचत जमा मतलब होता है FD वगैरह। ठीक है, FD वगैरह होती है। ठीक है, बचत जमा जिसको FD वगैरह बोलते हैं। ठीक है, और M3 में क्या आता है, M3 में आता है M1 तो आएगा ही प्लस बैंक का FD, इसमें तो डाकघर का पैसा होता है, इसमें बैंक की FD आती है, इसमें बैंक की FD आती है। M4 में M3 तो आता ही यानी M1 आता ही है, और बैंक का पहले डाकघर की इसमें कुल जमा आ जाती है। ठीक है, इसमें डाकघर की बचत जमा, और इसमें बचत यानी FD, और इसमें M3 में बैंक की FD आ जाती है, M1 तो आ रही है, इसमें डाकघर, इसमें FD, और इसमें डाकघर का कुल जमा M4 में हो गई बस। अब पढ़ेंगे जो एप्लीकेबल जो मौद्रिक नीतियाँ होगी, इसमें बैंक की FD पर होती है और M1 पर होती है। ठीक है, डाकघर पर थोड़ी ना होती है, डाकघर तो इसमें से बचता ही है बस। ठीक है, M3 पे तो डाकघर पे कोई भी नहीं होती, डाकघर को छोड़कर सभी पे क्या होती है, मौद्रिक नीति। अब पढ़ते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन, व्हाट इज द टैक्सेशन, टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है। किस पे लगता है, प्रॉफिट पे। GST ओवरऑल पर लगती है, GST किस पे, ओवरऑल सामान पर लगती है, और ये टैक्सेशन किस पे लगता है, प्रॉफिट पर लगता है। किस पे लगता है, प्रॉफिट पर। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द टैक्सेस। फर्स्ट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स, एंड द सेकंड इज द proportional tax, and the third is the regressive tax, and the fourth one is the digressive tax, and we will learn what is the progressive tax, and it means that the pragami tax, जितना कमा
जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। यानी प्रोपोर्शन, जितना ज़्यादा कमाओगे, किसको जो ज़्यादा कमाता है, कौन अमीर होता है, उस पे हिसाब से ज़्यादा टैक्स लगेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स यानी समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? समानुपाती, जितना रुपये कमाया उतना लगेगा। ये तो प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स केस क्या होते हैं देखते हैं अभी, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स होता है यानी सब पे बराबर बराबर क्या लेंगे, पैसा लेंगे, ठीक है। क्या प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स होता है सब पे क्या लगेगा, इक्वल परसेंटेज लगेगा। यानी सब ने 100 रुपये कमाए तो उस पर 3% मान लो सब पे टैक्स। तो जिसने 1,000 कमाए उस पर भी 3% टैक्स है। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स होता है गरीबों के इफेक्ट करता है, ठीक है। और रिग्रेसिव क्या होता है? रिग्रेसिव गरीबों को सबसे ज़्यादा, यानी जितना कम कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। ये ओनली क्या है? ये ओनली एक इमेजिनेशन है, नॉट अ रियल। अपन पे कौन सा लगता है? डिग्रेसिव लगे, उधोगामी टैक्स लगता है। उधोगामी ने अगर 30 लाख से ज़्यादा टैक्स कमाया तो तुम पे मैक्सिमम 30% ही लगेगा, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, 4 टाइप के अपन ने टैक्स पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं आईटीआर वगैरह क्या होता है। आईटीआर आपको फाइल करना पड़ता है। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स और रिटर्न, ठीक है। जितना आपने कमाया, ये हमेशा प्रॉफिट पर इनकम टैक्स किस पे लगता है? हमेशा प्रॉफिट पर लगता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपन टैक्सेशन सिस्टम। व्हाट इज द टैक्सेशन? ना कि कुल इनकम पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता, प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। और जीएसटी में इनकम पे लगती है, ठीक है। What is the taxation? Now we will learn the taxation. There are the two types of the taxation, is the direct tax and another is the indirect tax. So प्रत्यक्ष कर 2% है, अप्रत्यक्ष कर 98% पर लगता है। जैसे इनकम टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वगैरह दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? ये रिसीवर के पास लगता है। किस पे लगता है? रिसीवर पे लगता है। एग्जाम्पल कौन बनेगा करोड़पति? पर मिले पैसे पर रिसीवर को देना है। 7 करोड़ तो उन्होंने दे दिया, उनके खाते में तो लिखा गया कि 7 करोड़ आपने दिए हैं, ठीक है। अब किस पे लगेगा? गिफ्ट पे। गिफ्ट कितना है? तो 7 करोड़ पे कितना लगेगा? 30%, यानी 7 करोड़ का 10% क्या होगा? 70 लाख। 7 लाख, सॉरी, हाँ, 7 करोड़ का क्या होगा? 70 लाख, 70 लाख, 14 की 2 करोड़, तो 4.9 करोड़ आपको मिलेंगे बस। और आपने 7 करोड़ कमाया, 4.9 करोड़। 5,000 से ज़्यादा का के गिफ्ट पर, 50,000 से ज़्यादा के गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। ओनली कैश पर लगता है, ठीक है। ब्याह शादी पर गिफ्ट टैक्स क्या है? विवाह या शादी पर गिफ्ट टैक्स क्या है? 0 है। क्या है? विवाह या शादी पर गिफ्ट टैक्स 0 है। अगर तुमने वैसे गिफ्ट लिया ना सरकारी नौकरी के लिए तो इलीगल माना जाता है। निगम क्या है? बड़ी कंपनी पर 30%। गाड़ी वगैरह मिल सकती है सरकारी नौकरी पर, लेकिन पैसा नहीं ले सकते। निगम कर। और रजिस्ट्री के बाद जो दाखिल कार्य होता है वो उसको कौन लेके दाखिल कराइए ना, फिर कार्य अपना नाम दाखिल कराइए दूसरे इसको, ठीक है। और यह समानता टैक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा पर लगता है। वीएडी, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था पहले, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता था? हर स्टेट अपना अपना अलग अलग टैक्स लेती थी, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स पर क्या अलग अलग टैक्स लेती थी। तो जहाँ पर कम टैक्स लिया जाता था ना, तो वहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में
स्टेट गवर्नमेंट ले देती तो कम टैक्स लेता तो, यानी वो ये साधारण पता, जहाँ सामान क्या है बनेगा ना वहाँ टैक्स लगेगा, तो बनता तो वहीं था लेकिन बेचते दूसरी जगह, जहाँ बेचेगा वहीं लगेगा जीएसटी। समझ में आया कि नहीं आया? अब जीएसटी दे रहा था फोर टाइप ऑफ द जीएसटी, मेनली थ्री टाइप की थी, सी जीएसटी, एस जीएसटी एंड यूटी जीएसटी एंड आई जीएसटी। तो सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी तो ऐसे ही का स्टेट जीएसटी का, आई जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी जो ऑनलाइन में लगता है और सेंट्रल इसको लेती है, ठीक है। इसका 42% वापस भी कर देती है, ठीक है। 42% वापस क्यों करती है? क्योंकि उसके इस मतलब जो फैसिलिटीज वगैरह दे रही है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट दे रही है, एमपी गवर्नमेंट थोड़ी ना दे रही है कुछ, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। यूजीएसटी स्टेट जीएसटी होता है जो 50% लेता है, और एसजीएसटी क्या होता है, कितना लेता है? ये भी 50% लेता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड में भी आईजीएसटी लगता है। इंटर इंटर स्टेट, यानी एक इंटर स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर तुम व्यापार करोगे कौन लेगा? आईजीएसटी लेगा, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। और जीएसटी क्या होता है? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। जीएसटी को इनकम पर लगती है, किस पर? इनकम पर लगती है जीएसटी। इनकम नंबर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। 10 डिजिट क्या दिखाते हैं आपके? पहले 2 डिजिट कितने को स्टेट को दिखाते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट किसको दिखाते हैं? पैन नंबर को दिखाते हैं। और 3 डिजिट बिजनेसेस को दिखाते हैं। तो 10 13 और 2 15 हो गए कि नहीं हो गए? अब जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 379 पे, किसमें? आर्टिकल नंबर 379 पर क्या है? जीएसटी, ठीक है। देयर आर द 3 पेजेस आर लेफ्ट एंड वी विल कवर नाउ, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल परिषद आर्टिकल में इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? जीएसटी परिषद की काउंसिल, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद इसको बोला जाता है। कितने होते हैं? 33। एक होता है वित्त मंत्री, होता है राज्य मंत्री, हेल्पर मिनिस्टर, ठीक है। और स्टेट से वित्त मंत्री हर एक स्टेट से आएंगे कितने? ठीक है। 2/3 से पास होना चाहिए जीएसटी में, ठीक है। स्टेट से वित्त मंत्री कितने आएंगे? एक तो वित्त मंत्री होता है तो वो अध्यक्ष हो गया, एक राज्य मंत्री होता है, यानी इसका वित्त मंत्री का हेल्पर मिनिस्टर होता है। ये वो वाले राज्य मंत्री नहीं है कि हर एक स्टेट से आएंगे, ठीक है। राज्य मतलब होता है जो विभाग, विभाग का हेल्पर मिनिस्टर आता है कि नहीं आता है? इसको क्या बोलते हैं? अगर ये वित्त स्वतंत्र प्रभार भी बोलते हैं अगर ये वित्त मंत्री चला। स्टेट के 28 मंत्री, 28 29 और 30 हो गए, ठीक है। 30 के बाद 3 यूनियन टेरिटरीज हो गए, दिल्ली, पांडिचेरी एंड जे एंड के। तो देयर आर द 33। फ्रांस से जीएसटी लागू किया गया, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। इंडिया जीएसटी कनाडा मॉडल के आधार पर जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। इसने वैल्यू एडेड टैक्स को रिफ्लेक्स किया, इसमें स्लैब अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। लागू हुआ था 1 जुलाई ऑफ द 2017 एंड बिल, कौन से बिल के तहत? 122 बिल संशोधन 101, ठीक है। समिति, केलकर समिति के आधार पर जीएसटी असम ने सबसे पहले लागू किया। जीएसटी ना भरने पर 5 साल की आपको जेल हो सकती है, ठीक है। ये बिल यानी विधेयक 101 के तहत आ जाता है, ठीक है। और 30 मार्च तक हिसाब करना होता है आपको जीएसटी का। फिर हर मंथ की 24 तारीख को आपको क्या है? जीएसटी का, जीएसटी हर मंथ की 24 तारीख लास्ट होती है, उसको भरना पड़ता है, ठीक है। इनकम टैक्स का मंथली ला भरना हो रहता है, ठीक है। ईयरली भी भर सकते हैं इनकम टैक्स को। तो बच्चे आईटी आर टीडीएस सर सर्विसेज क्या होते हैं जाने। जीएसटी R1 क्या होती है? जीएसटी R1 होती है इनकम एंड जीएसटी रिपोर्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? इनकम और जीएसटी रिपोर्ट। R1 के तहत क्या है? आपकी कितनी इनकम हुई और जीएसटी कितनी लगेगी उसकी रिपोर्ट। और उसमें पैसे की बोलना है कितना हम पैसा बोल रहे हैं। R3 रिपोर्ट नंबर 3 में R1 डेट मंथ कितनी तारीख को बताते हैं? R1 की रिपोर्ट आपको 14 तारीख को भरती है। R2 तो रिपोर्ट दो, इसको पैसा दो 24 तारीख को, ठीक है।
R1 जो सामान को वापस R1 जो सामान खरीदा वो वापस मिल सकता है जीएसटी पर। जीएसटी पर फायदा मिलता है, ठीक है। जीएसटी पर क्या होता है, जो सामान आपने खरीदा उसमें आप लिख दो, उसका पैसा वापस मिल जाता है तो आपको जीएसटी पर फायदा मिल जाता है। जीएसटी का फायदा क्योंकि आपने उस पैसे से दूसरी जगह जीएसटी भर तो दिया है, जीएसटी दो बार नहीं भरना पड़ा। अगर तुमने खर्चा करके जीएसटी भरी है तो आप अगले मंथ भरने वाली जीएसटी में से पैसा कम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने इस साल मंथ 1,000 रुपये कमाए और 1,000 रुपये में आपके पास जीएसटी मिल रही है 240 रुपये, बचे आपके इतने रुपये, कुछ कहते हैं 800 कितने 760 रुपये बचे। अगर 760 रुपये में से आपने कुछ खरीद लिया, मान लो 100 रुपीज़ का सामान कर लिया, आप इस पे लगी थी 20 जीएसटी, तो आपने जो 100 का सामान है ना, तो आप ऑलरेडी दिखा सकते हो कि हमने 20 रुपये जीएसटी में भर दिए थे पहले ही, ठीक है, का सामान बेचा, ठीक है। मान लो बचे कितने, तो एग्जाम्पल के हिसाब से 1 लाख का सामान बेचा आपने, ठीक है, तो आप पर लगी थी कितनी 18% जीएसटी हटा रहा है, बचे 72,000। अगर तुमने इसमें से खर्चा किया तो अगले मंथ भरने वाली जीएसटी में से घट जाएगा खर्चा वाली जीएसटी। आपने कितने, आपको मान लो अगले मंथ 1,000 जीएसटी आपने कितनी भर चुके हैं, 20 रुपये जीएसटी भर चुके हैं। 72 में से 10,000 का सामान खरीदा तो 100 रुपये का जीएसटी भरे हैं, 1,000 रुपये जीएसटी भरे हैं, तो 1,000 आपको कम जीएसटी भरनी पड़ेगी मतलब, ठीक है। सिंपल से मतलब ये है। अब इनकम टैक्स लास्ट पेज बचा है। इनकम टैक्स रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं। आईटीआर जो प्रॉफिट पर, आईटीआर हमेशा प्रॉफिट पर लगता है 0 से 2.5 लाख तक, नो इंटरेस्ट। अब तो 12 लाख तक कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकम टैक्स के बाद। अब स्लैब चेंज हो गया, 40% का आया है, ठीक है। अब अब क्या होता है, शेष, शेष जिसको उपकर बोलते हैं, शेष टैक्स ऑन टैक्स यानी 4% लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है इसको सीधे सीधे, जहाँ के लिए लिया गया भाई इसको भरना रहता है, ठीक है। जैसे शेष लिया मतलब पुल वगैरह बनाने यानी संस्था वगैरह चलानी, उसके लिए गरीब कल्याण, तो उस पर ही खर्च करना पड़ेगा शेष, ठीक है। 30 लाख से ज़्यादा पर लगता है, ठीक है। और सर चार्ज 50 लाख से ऊपर अगर तुमने शेष, तो अगर इनकम टैक्स भर रहे हो तो शेष भी भरना पड़ेगा। सर्च चार्ज 50 लाख से ऊपर अगर तुमने टैक्स भरा है तो सर चार्ज और लगेगा, ये भी 4% ही है। जो तुमने टैक्स भरा उसका 4% ही है, ठीक है। टीडीएस क्या है, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, यानी उस पर ही टी जो बचा वो आदमी भरता है। आईटीआर इनकम टैक्स भर दिया, इसमें से अगर आपके उसने क्या भर दिया, आईटीआर इनकम टैक्स भर दिया, टीडीएस जो बचता है वो आदमी भरता है, ठीक है। आईटीआर भर दिया और टीडीएस भी आपने भर दिया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे ये मान लो कंपनी ने आपको 10,000 रुपये सैलरी दी, ठीक है, उसने तो उसने टीडीएस पहले ही भर दिया। मान लो कितना 10,000 की जगह 1 लाख की जगह, मान लो उसने आपकी इनकम 1 लाख, अगर 1,000 रुपये उसने टैक्स डिडक्शन जब कटा सोर्स पे 1,000 भर दी, और आपका इनकम टैक्स बन रहा है कितना, मान लो 2,000 रुपये भर रहा है, ठीक है। और आपकी कंपनी की तरफ से 1,000 तो भर ही दिया है। अब आपको कितना टीडीएस जो इनकम आईटीआर भरना पड़ेगा। आईटीआर 2,000 हो रहा है, 1,000 आपके टैक्स है तो 1,000 रुपये और भरना पड़ेगा, ठीक है। 10 होता है क्या, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। हम तेरे बिन